उपचुनाव से पहले कांग्रेस करेगी सर्वे। खंडवा से अरुण यादव का लड़ना तय नहीं। बीजेपी में भी चेहरों पर संशय। पार्टियां ढूंढ रही जीत का फैक्टर। वो उनके ऊपर है। मेरी सर्वे रिपोर्ट आ जाए और कोई कहे कि वो लड़ रहे हैं, वो पहले तो कैंडिडेट को खुद स्वीकार करना चाहता है, वो लड़ेगा। अरुण यादव ने मुझे अभी तक तो नहीं कहा वो लड़ना चाहते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि खंडवा उपचुनाव को लेकर कोई रेस नहीं है। न ही अभी तक अरुण यादव ने उनसे चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उम्मीदवार को सर्वे के आधार पर चुना जाएगा। सिर्फ खंडवा लोकसभा सीट का उम्मीदवार ही नहीं, बल्कि 3 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी यही फॉर्मूला अपनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मीडिया के सामने अरुण यादव हाईकमान के बहाने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, तो फिर कमलनाथ तक उनकी इच्छा पहुंच क्यों नहीं पा रही। बंसल न्यूज से चर्चा के दौरान भी अरुण यादव ये कह चुके हैं कि हाईकमान कहेगा तो उपचुनाव लड़ेंगे। मुझे तो 2 बार मौका मिला ही वहाँ से, पार्टी से 3 बार इनफैक्ट मौका मिला है जी। और हम लोग 2 में जीते भी थे। अब 13 और 18 का तो परिदृश्य पूरे देश का ही अलग था। और हम 8 में से 4 MLAs भी हमारे पास थे, जिसमें से 2 लोग फिर भाग गए छोड़ के पार्टी को। तो अब नेचुरल सी बात है कि फिर से सबको संगठित करके वापस चुनावी मोड में हम लोग हैं आज की तारीख में। अब अंतिम निर्णय तो दिल्ली से होगा। दिल्ली पार्टी कहेगी चुनाव लड़ना है तो पार्टी का जो आदेश होगा उसको मान्य करेंगे। तो क्या इस बार उपचुनाव में दावेदारों के चेहरों को लेकर संशय है? क्या कांग्रेस को जीत के फैक्टर की तलाश है? क्या बिना सर्वे अरुण यादव की जीत पर पार्टी को भरोसा नहीं है? कई सवाल हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो संशय यहाँ भी है, लेकिन पहले सुनिए एक दावेदार की बातें। इसमें दावेदारी पेश करने का प्रश्न नहीं है। नीचे कार्यकर्ताओं का, जनता का क्या रुझान है, उसके ऊपर निर्णय होता है। जहाँ तक कार्यकर्ताओं की मंशा है वो जानने का काम मेरे से ज्यादा पार्टी का है, और इसलिए पार्टी का उसमें क्या असेसमेंट है वो महत्वपूर्ण बात है। मेरा असेसमेंट क्या है इसके कोई मायने नहीं रखते। सिर्फ कृष्ण मुरारी मोघे ही दावेदार हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि नंद कुमार चौहान के निधन से खाली हुई सीट से उनके पुत्र हर्षवर्धन के चुनाव लड़ने की चर्चा गर्म है। इतना ही नहीं, इस सीट पर बीजेपी की वरिष्ठ नेता अर्चना चिटनिस भी दावेदार मानी जा रही हैं। अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस की तरह बीजेपी भी उपचुनाव में सर्वे कराएगी, क्योंकि एक सीट से एक पार्टी के एक ही दावेदार को टिकट मिल सकता है। वैसे भी इस बार जीत का प्रेशर दोनों दलों पर ज्यादा है, क्योंकि इससे पहले दमोह उपचुनाव कांग्रेस जीत चुकी है, इसलिए वो आगे भी जीत दोहराना चाहेगी। और बीजेपी भी दोबारा हार अपने हिस्से में बिल्कुल नहीं चाहेगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस बीजेपी में हाल है उपचुनाव। कई बार कई चीजें जो मन के अंदर रहती हैं वो जुबान पर भी झलक जाती हैं, और यही वजह है कि कई बार मनुष्य कितने अपने मनोभावों को छिपाए, लेकिन वो समझ में आ जाती है बात। कमलनाथ जी एक ऐसे राजनेता के तौर पर भी पहचाने जाते हैं जो मन में और वाणी में बहुत अंतर नहीं रखते, और यही वजह है कि चाहे सिंधिया जी के लिए उनका वो जुमला था कि उतरना है तो उतर जाए, और फिर वो एक इतिहास हो गया। और उसके बाद अरुण यादव जी के लिए भी जिस तरह 2 टूक उन्होंने बात कही है कि सर्वे होगा, अभी तो सर्वे में देखेंगे किसका नाम आता है। और फिर महत्वपूर्ण बात जो 1 लाइनर है उनका कि अगर उनको लड़ना है चुनाव तो जो भी कैंडिडेट लड़ना चाहता है वो अपनी विश जाहिर करता है, और अभी तक तो उन्होंने अपनी इच्छा मेरे सामने जाहिर नहीं की है कि वो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आखिर क्या इसके पीछे कहीं कोई ऐसा विषय है जो दोनों नेताओं की कहीं उनके संबंधों की तरफ इशारा करता है, क्योंकि बीच में कड़वाहट का एक बिंदु भी बना था। हालांकि कमलनाथ भी बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है और अरुण यादव भी एक परिपक्व राजनेता हैं हर लिहाज से, अनुभव से, उम्र में ज़रूर अंतर है, लेकिन दोनों ही मैच्योर पॉलिटिशियन हैं। लेकिन जिस तरह से गोडसे के विषय को लेकर एक तथाकथित गोडसे समर्थक को कांग्रेस में शामिल कराने को लेकर अरुण यादव खुलकर विरोध करते हुए सामने आए थे कि वो पार्टी को बचाने के लिए ये बात कह रहे हैं, उसने शायद कोई बात ऐसी
दोनों नेताओं के बीच में पैदा की हो। बहरहाल ये कांग्रेस का आंतरिक विषय है, इस पर हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि फैसले जल्दी हों और उपचुनाव की तैयारियों के लिए जो भी प्रत्याशी कांग्रेस और बीजेपी के हों उनको ये बता दिया जाए, खुलकर घोषणा न की जाए, लेकिन ये बता दिया जाए कि क्षेत्र में अंदर अंदर भीतर भीतर तैयारी शुरू करो। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं दो विधायक हैं। सबसे पहले मिलिए कांग्रेस के विधायक हैं शशांक भार्गव जी, उनका बहुत स्वागत करता हूं। यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, बीजेपी के विधायक हैं, गंभीर चिंतक विचारक दृष्टि के विधायक हैं और प्रतीक्षित हैं कैबिनेट के लिए अगर, और हमारी फिर उनको एक बार शुभकामनाएं हृदय से कि अगले विस्तार में उनका भी विस्तार हो। और आकांक्षी नहीं है, शायद ये भी एक कारण होता है कि राजनीति में इच्छा और आकांक्षाएं खुलकर व्यक्त करने का ये समय है, और जो विनम्र लोग हैं वो कतारबद्ध शायद लंबा समय हो जाता है, लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां मूल्यांकन की बात होती है। सुशील शर्मा जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका बहुत स्वागत है। सुशील जी, पहली टिप्पणी आपकी। जिस तरह से दो टूक हमने सुनी कमलनाथ जी की कि अगर उनको लड़ना होता तो मुझसे कहते, इसके मायने बड़े हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी आसानी नहीं है क्योंकि कुछ बड़े नाम भी हैं। अब कृष्ण मुरारी मोघे कोई छोटा नाम नहीं है, अर्चना चिटनिस जी कोई छोटा नाम नहीं है, तो और नंद कुमार सिंह जी चौहान के जो पुत्र हैं उनके लिए भी एक वहाँ से कहने वालों की कमी नहीं है कि वो सबसे बेहतर चॉइस हो सकते हैं। किस तरह देखते हैं आप खंडवा उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए? मध्य प्रदेश में अगर हम उपचुनावों की बात करें, विधानसभा सीट्स की भी जो 3 हैं और लोकसभा की। जी देखिए, कल कमलनाथ जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले तक यही माना जा रहा था कि अरुण यादव पार्टी में सहमति बनाकर एक तरीके से जो है संभावित प्रत्याशियों की दौड़ में सबसे आगे थे, और वो उस तरीके से वहाँ पर प्रचार भी कर रहे थे। लेकिन कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस, अच्छा ये सब बात कमलनाथ जी ने जो कही इस प्रश्न के जवाब में कही है। किसी पत्रकार ने ये सवाल किया था, तब उनका ये कहना यहाँ तक तो ठीक था कि सर्वे के आधार पे होगा, लेकिन जब ये अपनी तरफ से ये जोड़ना कि अगर लड़ना है कैंडिडेट को तो मुझे तो बताया नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं ये संबंधों की खटास को उजागर करता है। और आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि इसकी बड़ी वजह ग्वालियर में एक बड़े जो कट्टरवादी संगठन है उसके एक नेता को जब कांग्रेस में लिया था तब बहुत ज़्यादा जो है ट्विटर वॉर शुरू हो गया था, और अरुण यादव जी ने एक नहीं कई ट्वीट किए थे, और ये एक बड़ी वजह होगी। और कमलनाथ जी ने उसका, मुझे लगता है, देखिए कि जो वहाँ जो वॉर चला था उसका बदला यहाँ पर उन्होंने कल जाके लिया है। कल जिस तरीके से उन्होंने, देखिए एक पूर्व अध्यक्ष हैं, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े कांग्रेस के बड़े नेता के पुत्र हैं, और तमाम वो होने के बाद पूर्व सांसद भी हैं उस क्षेत्र के, तो उसके बाद अगर उनके लिए ये कहा जा रहा है तो ये एक बहुत गंभीर कांग्रेस के बीच में अंतर्कलह ही कहूँगा मैं, ये कि ये अंतर्कलह अभी भी बनी हुई है। वो भी तब जबकि आपका एक बड़ा नेता भाजपा ज्वाइन कर चुका है, तो लग रहा था कि अब पूरा सामंजस्य वाला मामला होगा, तो वैसी स्थिति नहीं है। जहाँ तक बाकी आप 3 अन्य सीटों की बात करें, देखिए ये जो चुनाव होगा, ये चुनाव कब होता है, उस समय परिस्थितियाँ क्या होती है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जब पहली लहर आई थी 2020 में, उसके बाद के चुनाव में देखिए 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव थे, उसमें से 66% सीटें बीजेपी ने जीती थी। कांग्रेस का परफॉर्मेंस 33% पे था, लेकिन वो पहली लहर के बाद हुआ चुनाव था। दूसरा जो चुनाव दमोह, जिसको लेकर कांग्रेस बहुत ज़्यादा उत्साहित है, वो चुनाव दूसरी लहर के बीच में हुआ है। दूसरी लहर के बाद भी नहीं हुआ, पहले भी बीच में हुआ है। उस समय जनता में आक्रोश भी था, जिस तरीके का माहौल बना हुआ था, हो सकता है कि बड़ी वजह वो भी रही हो, क्योंकि जो अंतर है वो 2-3 हज़ार से हार जीत वाली सीट अगर 17,000 से बीजेपी हार रही है तो उसकी बड़ी वजह वो दूसरी लहर हो सकती है। शशांक जी, राजनीति में समीकरणों का बड़ा महत्व होता है, किसके समीकरण किसके साथ कैसे हैं, और दिग्गज नेताओं के साथ समीकरण जितने बेहतर हों राजनीति में फ़ायदा उतना भी मिलता है, क्योंकि मनुष्य कितनी भी निष्पक्षता के दावे करे, समीकरण अपनी जगह अपना रोल प्ले करते हैं। ये हमने हर जगह देखा है कि राम का हनुमान ही प्रिय पात्र होता है, ये तो पक्की बात है, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है साहब। अब राम को लगता होगा कि यही हनुमान है जो लंका दहन से लेकर लंका विजय तक में बहुत अहम भूमिका अदा कर सकता है, इसलिए सबके हनुमान होते हैं। बहरहाल, आप किस तरह से देखते हैं कि क्या कमलनाथ जी के हनुमान हो पाएंगे अरुण यादव खंडवा के परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें तो? माननीय कमलनाथ जी ने जो बात कही है सर्वे की, जी,
सर्वे कराकर टिकट देना पार्टियों का एक तरीका है जी। और सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर सर्वे कराती हैं। इसमें कोई गलत बात उन्होंने नहीं कही। और ये जो कायस लगाए जा रहे हैं, ग्वालियर की घटना और यहाँ की घटना, ये सब शून्य है मामला। कांग्रेस एक है, ना कोई जी किसी से विवाद है। आंतरिक लोकतंत्र हमारे यहाँ है, हम लोग एक दूसरे से खुल के बात करते हैं। अगर कोई बात हो तो उसे साफ भी करते हैं। इसलिए जो आप कायस लगा रहे हैं ग्वालियर की घटना का और यादव जी के बारे में, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सर्वे होगा और पहले भी हमारे पूर्व सांसद रह चुके हैं अरुण यादव जी, वो अच्छे प्रत्याशी घोषित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सिसोदिया जी, मसला आपकी पार्टी से जुड़ा नहीं है, लेकिन आपकी प्रिय पार्टी है बीजेपी की, कांग्रेस। सबसे ज़्यादा आपकी प्रतिक्रियाएं अगर आती हैं तो तृणमूल कांग्रेस से भले ही सफलता ना मिली हो पश्चिम बंगाल में और हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा हो, लेकिन ममता बनर्जी याद नहीं रहती जितने राहुल गांधी याद रहते हैं या कमलनाथ याद रहते हैं। तो ये रिश्ता तो प्रेम का, अभिन्न प्रेम का बीजेपी और कांग्रेस का है ही। किस तरह देखते हैं आप अपनी प्रिय पार्टी के इस मसले को? शरद जी, देखिए, बंगाल की जहां तक आपने बात छेड़ी है, तो देखिए बंगाल में कांग्रेस कहां खड़ी है जी। भारतीय जनता पार्टी को भले ही सरकार बनाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे, और हम तो वहां बहुत पीछे थे शरद जी, और बहुत पीछे थे। और शरद जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में जितनी भी सफलता मिली है, वो इस बात का द्योतक है कि ममता बनर्जी के प्रति लोगों में आक्रोश था, आक्रोश है, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई स्थान ही नहीं था। और कांग्रेस और शरद जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुई, इसलिए कि देखिए कांग्रेस ने वहां पर क्या पाया और क्या खोया। हमने तो बहुत कुछ पाया, इसलिए पाया कि जो बंगाल की स्थिति थी और जो हमारा जो एक यूं कहे कि वहां का जो सीमावर्ती राज्यों से घुसपैठ का मामला था, या वहां पर जिस प्रकार से हत्याओं का दौर चल रहा था, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही थी, जिस प्रकार से वहां पर लोकतंत्र प्रजातंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा था, तो उस सब में अगर देखें तो हमको सीटें प्राप्त हुई है। जहां तक अभी आपका मैं रिपोर्ट देख रहा था या आपका मूल्यांकन मैं देख रहा था, और उसमें मेरे को एक बात समझ में आई शरद जी, अगर कमलनाथ जी कहते हैं कि हम सर्वे कराएंगे, तो ठीक है, कांग्रेस सर्वे करा करके टिकट का आंकलन करेगी, लेकिन सर्वे भी कराएंगे और अरुण यादव जी ने अभी तक अपनी मंशा जाहिर नहीं करी है। तो यह दो कंट्रोवर्सी हो रही है कमलनाथ जी के बयानों में अलग अलग। या तो कहें कि अरुण यादव जी कहे या न कहे, हम तो सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, उसमें नाम आता कि नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं फिर अरुण यादव जी को जो बात कहना पड़ी, वो भी मैंने बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा आला कमान हाई कमान दिल्ली से तय करेगा। मतलब उन्होंने ये इशारा कर दिया कि कमलनाथ जी कुछ नहीं है, सर्वे अपनी जगह है, मेरा यदि दावा है, मेरा यदि क्लेम है, यदि मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा है तो दिल्ली वाले तय करेंगे, कमलनाथ जी कुछ तय नहीं करेंगे। ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा मैं समझता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण मुरारी मोघे जी का आपने बयान सुना होगा, उन्होंने बहुत ठीक बात कही कि हम तय नहीं करते हैं, कार्यकर्ता का मानस तय करता है, जनता का अभिमत तय करता है, और पार्टी सारे मूल्यांकनों के आधार पर शरद जी तय करती कि कौन जीत का दावेदार होगा। कांग्रेस में जीत के दावेदार की तलाश नहीं की जाती है, कांग्रेस में अपने गुट का कौन सा दावेदार फिट हो सकता है, इस बात को लेकर के कांग्रेस कवायद करती है। मुझे लगता है शायद इसीलिए कमलनाथ जी के मन मस्तिष्क में कुछ न कुछ ऐसा होगा, उनका आंतरिक मामला है, वो किसे भी खड़ा करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का बूथ प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी का हमारे नेतृत्व करने वाले लोग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, क्षेत्र के विधायकगण, क्षेत्र के सांसदगण, और हमको ये भी याद रखना चाहिए शरद जी के अभी जो हालिया जो उपचुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो कांग्रेस से चल करके बीजेपी में आई है, उसी संसदीय क्षेत्र से हमको सफलताएं भी प्राप्त हुई है। ये कांग्रेस को नहीं भूलना चाहिए। चलिए शशांक जी, आपने भी समझा होगा कि कितनी गहरी दृष्टि है बीजेपी की। यहीं बैठे बैठे पूरा मूल्यांकन कर डाला सिसोदिया जी ने, किसने क्या कहा, उसके क्या निहितार्थ हैं। देखिए कितना प्रेम है बीजेपी का कांग्रेस से, मतलब कितने मायने ढूंढ लिए। मैं भी ये सोच रहा था, हालांकि वो एक पत्रकार भी हैं,
एक पत्रकार भी बहुत प्रखर दृष्टि है उनकी, तो कुछ बारीक चीजें भी उन्होंने पकड़ी। बात सही है कि भाई अगर सर्वे में नाम आएगा तो जब बंदे ने मुझसे कहा ही नहीं है तो मैं उसका नाम भी होगा तो क्या मैं उड़ा दूंगा? अब ये सवाल है सर, बिटवीन द लाइंस तो ये भी पढ़ा जाएगा। बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही है शशांक जी आपके यहाँ। ठीक बात है, आंतरिक लोकतंत्र है, आंदोलन की पार्टी है, बीजेपी की तरह लब सी लेंगे कुछ ना कहेंगे वाला आपके यहाँ नहीं चलता मामला। आपके यहाँ तो खुल के कहेंगे, अरे लब वब सीने की बात छोड़ो भैया, खुल के अपनी बात कहेंगे, दमदारी से कहेंगे। लेकिन ये चुनौती भी है कांग्रेस की, और लोग आजकल ये मानते हैं कि जब इतना आपस में ही इतना मत भिन्नता है तो ये पार्टी जब सत्ता में आएगी तो क्या मुश्किल पैदा नहीं करेगी? तो आपको ये परसेप्शन भी लोगों का दूर करना है जी। एक तो बात हमारे माननीय यशपाल जी ने कही, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ कि बंगाल में कांग्रेस कहाँ खड़ी है जी। आपने सवाल किया था ममता जी के बारे में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से हर समय भयभीत रहती है, इसलिए कांग्रेस के बारे में सोचती रहती है। आपने भी वैसा ही कहा कि आपकी प्रेमी पार्टी जी। पहले ये देखना चाहिए कि ममता बनर्जी जीतने वाली कैंडिडेट थी। मैं आपके माध्यम से बंगाल की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो जीतने वाला कैंडिडेट था उसको मत देकर एक तरफा मतदान किया, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो सके। जो सीटें जीती हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें भी जो आरोप है ममता जी का मशीनों का और तमाम चीजों का, वो ताल्लुक रखती है, कहीं ना कहीं इस बात मैटर करती है कि वहां पर भी मशीनों का खेल हुआ, लेकिन उस लेवल पे नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी जिस लेवल पे होना चाहिए था। नहीं तो शायद वो पुनः सत्ता में वहां पर आ सकती थी जी। दूसरी बात आपने कही आंतरिक लोकतंत्र की, तो हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है और ये बात विचार से ही निकाल देना चाहिए कि कमलनाथ जी ने ऐसा कहा और उन्होंने वैसा कहा। देखो अब मैं खुद उदाहरण उस बात का, मुझे 2008 में पार्टी ने सर्वे के आधार पर टिकट दिया, 2013 में पुनः टिकट दिया तो मेरे खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को चुनाव लड़ने आना पड़ा, क्योंकि उनकी पार्टी की सीट जा रही थी विदिशा। उन्होंने आगे धन बल सत्ता का दुरुपयोग करके मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा और मात्र 16,000 वोटों से जीत पाए। फिर इसके बाद उपचुनाव हुआ तो पूरी सरकार मेरे खिलाफ लड़ी। और अमूमन ये होता है कि 3 बार हारने के बाद राजनीतिक पार्टियां टिकट चौथी बार नहीं देती हैं, लेकिन सर्वे हुआ उसमें फिर से मेरा नाम आया तो माननीय कमलनाथ जी ने, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने, सुरेश पचौरी जी ने सबके उस पर सील लगाई और मुझे टिकट दिया। 46 साल बाद में उस सर्वे के अनुसार ही जीत पाया। चलिए, ये आपने एक विश्लेषण जो प्रस्तुत किया है उससे लोग भले ही सहमत हों असहमत हों, अपनी अपनी दृष्टि है, उसको देखने की स्वतंत्रता है सभी को। लेकिन आपने बात महत्वपूर्ण कही है कि 3 बार की पराजय के बाद भी भरोसा जताया गया और इसका कारण था सर्वे। सुशील जी, ये महत्वपूर्ण बात है कि कमलनाथ जी की अपनी एक प्रणाली है, वो सर्वे पर जाते हैं, वो विश्लेषण करते हैं। कई बार पार्टी के भीतर भी यह आलोचना का विषय बनता है कि इस तरह के सर्वे क्या हैं। ग्वालियर के एक कांग्रेस लीडर जो कैबिनेट मंत्री भी रहे, लखन जी यादव साहब, उन्होंने तो खुलकर इसका विरोध ही किया कि साहब काहे के सर्वे धरे के धरे रह गए सब सर्वे। लेकिन सबकी अपनी अपनी राय है। आप किस तरह देखते हैं इस कमलनाथ जी की शैली को और जिस तरह से वो खुलकर अपनी बात कहते हैं? अब चूंकि उनकी वरिष्ठता इतनी बड़ी है कि क्या ये बात किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब में कही जानी चाहिए, तो अपने आप में कन्फ्यूजन पैदा करती है। लेकिन ये उनका विशेषाधिकार है और किसी भी व्यक्ति का हो सकता है वो अपनी राय रखे। लेकिन आप कांग्रेस की इस कार्यप्रणाली को किस तरह देखते हैं? नहीं, देखिए, जो सर्वे वाली बात जो कमलनाथ जी ने कही थी, देखिए सर्वे होता है, ये सही बात है, लेकिन सर्वे आधार होता है किसका टिकट काटना है, किसको उपकृत करना है। उस आधार पर अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा दावेदार है, जीत भी रहा है, लेकिन पार्टी के जो, क्योंकि कांग्रेस में एक अलग संस्कृति और चलती है, वो चलती है पट्टेवाद वाली।
उस आधार पर टिकट मिलता है, तो उसमें जीतने वाले को भी कई मरतबा सिर्फ सर्वे के आधार पर इधर उधर करके उसको काट दिया जाता है, क्योंकि सर्वे कैसे होता है, क्या होता है, ये किसी को नहीं पता रहता। ये सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष कराते हैं। वो कमलनाथ जी तो 2-3 बार सर्वे कराते हैं। उनकी खुद की एक मतलब स्टाइल है, पॉलिटिकल सर्वे तो होता ही है, साथ में वो जो है कारपोरेट स्टाइल में भी सर्वे कराते हैं। तो ये एक बहुत, जैसे शशांक जी को 3 बार में मिला, ये बड़ी बात है। लेकिन निशंक जैन भी सर्वे में आए थे, वो हार गए। तो ये जो सर्वे वाला, सर्वे सिर्फ टिकट देने और टिकट न देने का आधार होता है। काश सर्वे के आधार पर ईमानदारी से टिकट मिले तो फिर भी एक बात समझ में आती है कि वैसा होता है। तो टिकट का सर्वे होता है कि बेस्ट कैंडिडेट कौन है, जीत और हार का सर्वे कभी कोई नहीं कर सकता। नहीं, जीतने की संभावनाओं के आधार पर ही होता है। जो प्रेजेंट कैंडिडेट है उसमें से जीतने वाला कौन उम्मीदवार है उसका सर्वे किया जाता है। वही तो शशांक जी, जीतने की संभावना के आधार पर ही सर्वे होता है, और फिर वो आदमी हार जाता है और बड़े मतों से हार जाता है। आप देखिए ना, 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, आपने बेस्ट कैंडिडेट दिए, आपके लोग दावा भी कर रहे थे, सर्वे आधारित है, बहुत अच्छे टिकट बांटे, नतीजा क्या हुआ? बड़ी बड़ी हार हुई। रायसेन में इतनी बड़ी हार हुई, कल्पना नहीं की जा सकती। मशीनों से हारी है कांग्रेस। अच्छा, ये हो सकता है, ये मशीनों का आपका आरोप है, लगातार लगता रहता है, लेकिन जब आप लोग जीत जाते हैं तब शायद मशीन पे जो है आरोप थोड़ा इधर डाइवर्ट हो जाता है, वो अलग बात है, केवल हारने पे ही आरोप लगता है। तो शशांक जी, पश्चिम बंगाल की मशीनें बेहतर थी, मतलब क्या माने इसको? पश्चिम बंगाल में मशीनें ठीक काम करती हैं? पश्चिम बंगाल की जनता बेहतर थी कि एक तरफा वोटिंग की, जो सेटिंग हुई थी मशीनों में 10-20 हजार वोटों की, उससे भी ज्यादा वोट पड़ गए, तो मशीनें अपने आप नीचे आ गई। सर, अब मैं ये अनुमान नहीं लगा सकता कि जनता बेहतर हो तो मशीनें भी बेहतर हो। मैं 4 चुनाव जीत चुका हूँ, मैं जानता हूँ कि विदिशा में मेरे साथ क्या क्या हुआ है। जी नहीं, ये निश्चित तौर पर राजनीति है। देखिए, राजनीति फूलों की सेज नहीं है शशांक जी। और आप ये समझ सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जब मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने आए तो किस स्थिति में लड़े, और मात्र 16,000 वोटों से जीते, और बुधनी से 85,000-86,000 वोटों से जीते। आपका कद और आपकी ताकत। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि 50,000 पे हारेगा, लेकिन 16,000 पे इसलिए टिका मामला। नहीं, आप हमेशा एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर देखे गए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो भी सब राजनीतिक इतिहास है। जी सुशील जी, अपनी बात पूरी करें। लेकिन अब ये सर्वे खंडवा में क्या करेगा, ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि कमलनाथ जी ने जिस तरीके से कल बात बोली है, और आप देखिए जिस तरीके से अरुण यादव भी बोले हैं, उन्होंने भी प्रदेश अध्यक्ष को इग्नोर किया है और प्रदेश अध्यक्ष ने अरुण यादव को इग्नोर किया है। तो ये मामला पूरा जाके दिल्ली में अटकेगा, और वैसे भी सांसद का जो टिकट है वो प्रदेश अध्यक्ष अनुशंसा कर सकते हैं। टिकट तो केंद्रीय समिति ही देगी, तो उसमें अरुण यादव को अपनी ताकत दिखानी होगी, तभी वो टिकट ला पाएंगे, तभी उनकी तैयारियों की जो है उसका कोई समाधान होगा कि तैयारी वास्तव में उन्होंने की। जी सिसोदिया साहब, राजनीति का कोई तय पैमाना नहीं है। सबसे बड़ा पैमाना है जिसको सर्वे कह लीजिए, आला कमान कह लीजिए, केंद्रीय नेतृत्व कह लीजिए, चुनाव कमेटी कह लीजिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड कह लीजिए, सबका पैमाना एक ही होता है, फैक्टर ऑफ विनेबिलिटी, जीतने की संभावना। इसी के लिए 75 पार का फार्मूला भी पार हो जाता है, और कई बार बहुत सख्ती से अमल में भी आ जाता है। कई बार 4-4, 5-5, 6-6 बार के विधायक भी फिर टिकट मिलता है, नहीं साहब इनसे बेहतर कोई है नहीं हमारे पास। लेकिन इसी प्रणाली की वजह से, क्योंकि ये प्रणाली कोई तय और निश्चित प्रणाली नहीं है, इसमें बीजेपी में भी कई सक्षम नेताओं का नुकसान होता है और कांग्रेस में भी होता है। बहरहाल ये एक फिलॉसफी से जुड़ा सवाल है। लेकिन आप किस तरह देखते हैं अपनी तैयारियों को इन उपचुनाव में, क्योंकि दमोह भले ही अब पिछली बात है, लेकिन उसकी कसक है बीजेपी के मन में, और उसका जवाब देने का एक मौका भी है लोकतांत्रिक तरीके से ये जो उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो किस तरह की आप अपनी तैयारी हैं, और किस तरह से ग्राउंड रियलिटी पर पुरानी जो चीज़ें हैं उनको ना दोहराते हुए आगे बढ़ने के लिए बीजेपी कटिबद्ध नजर आ रही है? शरद जी, दमोह का चुनाव जो का पराजय का मुंह हमारी पार्टी को देखना पड़ा, और उसमें कई कमियां खामियां रह गई होगी। जी जी बात को लेकर के दोहरा रही कि दमोह का इतिहास अन्य उपचुनाव में भी दोहराया जाएगा, और लोकसभा खंडवा भी हम जीतेंगे। तो ये कांग्रेस भूल कर रही है। इसलिए भूल कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी का शरद जी संगठन का जो ताना बाना है, और जिस प्रकार से हम लोग तैयारी करते हैं, हम राजनीति में काम करते हैं शरद जी, तो हमारे यहाँ एक तो देखिए परिवारवाद, वंशवाद और गुट पट्टे, ये चीज हमारे यहाँ नहीं होती है। और इसको लेकर के मैं फिर कह रहा हूं कि अगर कहीं दमोह में हमारी कमियां रह गई होगी, तो दल ने उसको अब तक
पूरी तरह से परख भी लिया होगा, उसके बारे में समीक्षा भी करनी होगी। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है, हमारे व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है। हमारे एक तो सिंहमहल का महत्व है और दूसरा कार्यकर्ताओं की जो टीम है, वो कार्यकर्ताओं की टीम संगठन के पदाधिकारियों के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम करती है। और शरद जी, बहुत ठीक बात है कि भारतीय जनता पार्टी जीत की संभावना वाले उस प्रामाणिक व्यक्ति को भी टिकट दे करके और उसके लिए आगे बढ़ाने का काम करती है। देखिए, कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं शरद जी, आप भी लंबे समय से वरिष्ठ पत्रकार हैं, कल्पना भी नहीं की जा सकती भारतीय जनता पार्टी में और राज्यसभा में जो मनोनीत हमारे सदस्य आ जाते हैं, भेजा जाता है, वो ऐसे ऐसे नाम आ जाते हैं कि जिसको लेकर के जब वो जाते हैं और उसके बाद जब अपनी प्रामाणिकता प्रदर्शित करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कभी भी उस चयनित व्यक्ति का, उस मनोनीत व्यक्ति का कभी विरोध नहीं होता है। कारण कि तय संगठन ने किया है, पार्टी ने तय किया है। और इसी प्रकार से हमारा उम्मीदवार सर्वे के आधार पर भी होगा, परिस्थितियों के आधार पर भी होगा, स्थानीय जो हमारी व्यवस्था है उसके आधार पर भी होगा। और शरद जी, सारे चीजों में हमारा जो कंट्रोल है, हमारा जो नियंत्रण है, वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री हैं, जिले के अध्यक्ष हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, सारे तेज प्रमुख हैं। इन सबको लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के मैदान में उतरेगी। कंक्लूडिंग टिप्पणी भार्गव साहब आपकी, कैप्टन और सिद्धू साहब में पंजाब में तकरार, मध्य प्रदेश में जो तकरार थी वो हो चुकी, कोई नई बात नहीं है। बीजेपी में भी तकरार है, लेकिन वो तकरार कभी विस्फोटक नहीं होती। उस तकरार पर समय रहते नियंत्रण पा लिया जाता है। ये दो अलग अलग पार्टियों का स्वभाव और मिजाज है। इस तर्क से भी हम सहमत हो सकते हैं, लेकिन आपने अपनी इन दरारों की, तकरारों की बहुत कीमत भी चुकाई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो पार्टी अतीत और इतिहास से सबक लेती है वो आगे बढ़ती है। तो एक छोटा सा जल्दी 30 सेकंड में एक रिमार्क आपका। देखो, अब हमारे यहाँ जो अति उत्साही लाल होते हैं वो ज्यादा दिन नहीं चलते, इसलिए पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, उसका कोई गम नहीं है। और जो बात अभी आपने पंजाब की कही, वहाँ पर कोई विचारधारा का फर्क नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि पार्टी तोड़ने या जोड़ने की बात हो। वहाँ पर एक परिवार बड़ा होता है, उसमें आपस में बर्तन होते हैं, खटकते हैं, और इसके बाद सब परिवार एक साथ रहता है। भारतीय जनता पार्टी की आजकल पूरे प्रदेशों में जो स्थिति है वो आपको मालूम है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है, मध्य प्रदेश से लेके और दिल्ली तक। तो ये कहना कि हमारी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, वो बातें पुरानी हो गई। मैं माननीय हमारे जसपाल जी से निवेदन करूंगा कि आप अभी अतीत में ना जाएं, अभी की बात करें, क्योंकि आपके यहाँ भी हर राज्य में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। इस तरह से ये पार्टी है और एक परिवार है, परिवार में कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन तोड़ जोड़ने की कोई बात नहीं। गड़बड़ियों पर किसी का एकाधिकार नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। और ये समान रूप से सभी संगठनों में, सभी पार्टियों में, सभी लोगों में पाई जा सकती हैं। लेकिन गड़बड़ियों पर समय रहते नियंत्रण पा लेने से बड़ी दुर्घटनाओं को भी रोका जा सकता है। जैसा गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग हाथ में लिए हुए हम कई बार किसी बड़ी दुर्घटना को अपनी सजगता की वजह से रोक देते हैं। इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वो सजगता अगर वाहन चालक के पास है, सारथी के पास है तो बहुत अच्छा है, उसके पास नहीं है तो रिमोट कंट्रोल से गाड़ी को चलाते समय देखने वाले जो वरिष्ठ पार्टी के लोग हैं या एक वरिष्ठ जो बॉडी होती है वो देख ले दुर्घटनाओं को होने से। तो देखते हैं क्या कांग्रेस इन सब से सबक लेकर आगे बढ़ेगी। और बीजेपी के लिए भी फलसफा कोई भिन्न नहीं है, उसे भी अपनी अतीत की गलतियों से सबक लेकर इन उपचुनावों में उतरना है और ये बताना है कि नहीं, वो पार्टी मध्य प्रदेश में जिस तरह से 28 उपचुनाव में विजेता बनकर उभरी, इन उपचुनाव में भी उभरेगी। लेकिन संघर्ष दिलचस्प होगा। बहुत शुभकामनाएं कांग्रेस बीजेपी दोनों को। सिसोदिया जी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भार्गव साहब, बहुत धन्यवाद सुशील जी, नमस्कार।